जी नमस्कार मित्रों, आप सबका अपने चैनल गोविंद सर साइकोलॉजी पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपको एक ऐसी बड़ी शख्सियत, एक ऐसे विद्यार्थी, एक ऐसे साथी और हम सब के लिए प्राउडेबल ओम प्रकाश जी से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, रूबरू करवाऊंगा, जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 2016 की रीट 2016 में इन्होंने 150 नंबर में से 137 नंबर ला करके बड़ा रिकॉर्ड कायम किया था। जी हाँ, 137 नंबर ला करके इसने बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया था और पूरे राजस्थान में इसने सेकंड रैंक हासिल की थी रीट एग्जाम 2016 में। तो आज मैं ओम प्रकाश जी आपसे दिल खोल के बात करूंगा, आप भी दिल खोल के बात करना, ताकि हमारे विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, वो जान सकें कि रीट की एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकें। कितने मैं आपसे बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करूंगा ओम प्रकाश जी। तो सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों में जो भ्रम होता है सबसे बड़ा, कि पता नहीं टॉपर्स जो होते हैं क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे तैयारी करते होंगे, पता नहीं कितने घंटे पढ़ते होंगे, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ओम प्रकाश जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने टाइम निकाला। इसके साथ साथ मैं इसके जनक और जननी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जो हम सब के लिए बड़ा प्राउडेबल है और हमारे बीच में उपस्थित है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो सर ओम प्रकाश जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपका पृष्ठभूमि कैसी रही, कैसा परिवेश रहा, कैसी आपकी एजुकेशन रही, कैसे आपके माता पिता क्या करते हैं, कौन से कार्य से जुड़े हुए हैं, ताकि हमारे ये विद्यार्थी ये आपसे सीख सकें, समझ सकें कि टॉपर्स जो होते हैं, शिखर पर जो रहने वाले विद्यार्थी होते हैं, वो कहीं अलग दुनिया नहीं होती उनकी, वो भी साधारण परिवारों से भी टॉपर्स हो सकते हैं। तो जी हाँ ओम प्रकाश जी बताइए। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं रीट के विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मेरा परिचय, मेरा नाम ओम प्रकाश गुर्जर है, गांव तिगरिया करौली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम काशीराम जी है श्री, वो भी एक कृषि कार्य करते हैं, उनका कोई इतना बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने मुझे बस मोटिवेट किया कि आपको पढ़ना है और आगे के लिए तैयारी करनी है। जी ओम प्रकाश जी, बहुत बढ़िया आपने बात बताई कि एक ग्रामीण परिवेश से निकलते हुए, एक कृषक परिवार से, एक मध्यम परिवार से निकलते हुए बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की और आपने पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक हासिल की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड रहा, 10वीं आपने कहाँ से पास की, कितने नंबर आए थे, 12वीं क्लास आपने कहाँ से की, कितने नंबर आए थे, और आपकी जैसे STC है, ग्रेजुएशन किया आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कहाँ से किया, थोड़ा सा आप परिचय दीजिए। तो सर मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना चाहूँगा मैं। देखो, शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा मेरी इतनी अच्छी नहीं रही, ग्रामीण परिवेश में रहा था। 10th में मेरी रंगे पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है तिगरिया में, उससे मैंने 10वीं क्लास पास की, उसमें मेरे 57.33% थी। उसके बाद मैं आर्ट का विद्यार्थी रहा हूँ, रंगे पब्लिक से ही मैंने सीनियर पास की, उसमें मैंने कुछ और मेहनत की तो उससे मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड सुधरा और मुझे आशा लगी कि मैं आगे भविष्य में कुछ कर सकता हूँ। सीनियर में मेरी 81.2% रही है। उसके बाद में मैंने देखो अपने इतने विचार तो बहुत आते हैं कि मैं आगे भी RAS IPS की तैयारी करूं, लेकिन अपने मध्यम वर्गीय परिवार में शुरुआती दौर में आप इतने स्तर के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए मैंने सबसे पहले शिक्षक बनने का फैसला लिया, जो VSTC के माध्यम से L1 में। तो मैंने VSTC अपने हिंडौन के नेहरू शिक्षक संस्थान से VSTC की और उसके बाद में रीट की एग्ज़ाम दी। जी बहुत बढ़िया बात बताई ओम प्रकाश जी आपने कि कक्षा 10 उसके बाद सीनियर पास की, आपका पैराग्राफ बढ़ता चला गया। कक्षा 10 में आपने 57% मार्क्स हासिल किए, उसके बाद सीनियर में और आपने पैराग्राफ बढ़ा दिया, STC में और बढ़िया तरीके से, और आज आपने जो मुकाम हासिल किया है ओम प्रकाश जी, बड़ा ही प्राउडेबल है। आप पहले मुझे एक बात बताइए, मैंने सुना है आपने मुझे कॉल किया कि सर मेरा वन विभाग में भी हो गया है, फिर टीचर में भी हो गया है और अब SI में भी हो गया, तो उसके बारे में थोड़ी सी बताइए अपने छात्रों को। देखो सर, मेरे शिक्षा विभाग में आने से पहले देखो लक्ष्य था अपना शिक्षक बनना, लेकिन उससे पहले एक लक्ष्य और होता है कि जल्दी से जल्दी नौकरी लगना। तो मैंने क्या है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक एग्ज़ाम दी थी फॉरेस्ट गार्ड में, तो वहाँ पर मेरा अंतिम रूप से चयन हो गया था। तो मैंने वहाँ अपनी वन विभाग में 1.5 साल सेवाएं दी हैं।
करौली में ही स्थानीय लोकलिटी में 1.5 साल सर्विस की। जी ओम प्रकाश जी, मुझे पता है कि मेरी और आपकी कर्म भूमि एक साथ थी सपोर्टरा में, yes। और आप, मुझे पता है, मुझे ध्यान है, मेरा भी पहले फर्स्ट पोस्टिंग सपोर्टरा में थी। आप मेरे से कई बार मिलने भी आए थे, स्कूल भी आए थे, तो बड़ा अच्छा लगा था। और आगे बताइए। तो देखो सर, आपसे तो यहाँ इस रीट से जुड़े उससे पहले से ही जानकारी थी। देखो, हमने जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सेवाएं दी तो आपका कार्यस्थल भी सपोर्टरा था, हमने भी 1 साल सर्विस फॉरेस्ट में सपोर्टराएँ दिए, तो आपसे मिलना जुलना पहले से ही बना हुआ था हमारा। तो आपसे काफ़ी टाइम वहाँ पर मंथन किया हमने रीट की शिक्षक भर्ती के बारे में। आपने काफ़ी मार्गदर्शन पहले से ही यहाँ हमको जब फॉरेस्ट में थे तब से ही दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आपको। थैंक यू। जी ओम प्रकाश जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपको शिक्षक बनने का जो विचार आपके माइंड में सबसे पहले आया, वो किससे आप मोटिवेट हुए थे? हमारे छात्रों को बताइए। देखो सर, शिक्षक एक समाज में प्रतिष्ठापूर्ण पद है, तो हर आजकल 50% लोग चाहते हैं कि मैं शिक्षक बनूं और समाज में प्रतिष्ठा के पद पर पहुंचूं। तो मैंने भी, जब मैं शुरुआती प्राइमरी और मिडिल में जब स्टडी कर रहा था, तो मेरे गुरुजी ये थे, भगत सर को मैं महत्व देना चाहूँगा। वो रंगे पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में पढ़ाते थे, तो उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित था सर। तो उनसे प्रभावित होकर मैंने सोचा कि मैं भी एक शिक्षक बनूं और इनकी तरह समाज में अपनी सेवाएं प्रदान करूं। जी ओम प्रकाश जी, बताइए, क्या आपके माइंड में पहले टीचर बनने का ही सपना था या और किसी प्रशासनिक सेवा में जाने का मानस था, या वर्तमान में आपका कोई मानस है किसी प्रशासनिक सेवा में जाने का? देखो सर, उस टाइम मैंने, जब मेरे सीनियर पास आउट था, उस टाइम में इतनी विचारधारा नहीं थी कि मैं एक आरपीएससी में या यूपीएससी में कंपटीशन दूं। देखो, वहाँ पर अपनी सीमित लक्ष्य था कि शिक्षक बनना, राजस्थान पुलिस। तो सबसे फर्स्ट जो मेरा टारगेट था वो शिक्षक बनना था। उसके बाद जब मैं अब यहाँ इस प्रेजेंट में इस पद पर कार्यरत हूँ, तो मैं एक बार ज़रूर प्रयास करूँगा सर आरपीएससी देने की। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी, मेरी ओर से तो आपको एडवांस में बधाई, शुभकामनाएं। आप सफल हो, निश्चित रूप से आप प्रशासनिक सेवाओं में पहुँचे, उम्मीद करते हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि आपने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया रीट 2016 में कि इतने बढ़िया नंबर आपके आए थे। आपने 137 नंबर प्राप्त किए थे रीट एग्जाम 2016 में। तो उसके लिए आपने कितनी मेहनत की थी, वो कैसे क्रैक किया, कितने घंटे पढ़ते थे, कब पढ़ते थे? तो अपने इसके बारे में अपने विद्यार्थियों को कुछ बताएं आप। देखो सर, सबसे पहले तो आपने जो टाइम पीरियड पूछा है कि कितने घंटे तैयारी की, तो मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों को, रीट के संभागियों को बताना चाहूँगा कि देखो, आप कंपटीशन में टाइम टारगेट करके कभी नहीं चले सर जी। देखो, आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आज मुझे 8 घंटे या 10 घंटे स्टडी करना है। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे आज इतने चैप्टर क्लियर करने हैं। उनको आपको टारगेट, आपका टाइम नहीं होकर चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका टारगेट टाइम होगा तो आप बार बार घड़ी देखोगे कि मेरा अभी कितना पढ़ लिया हूँ मैं, तो उससे आपकी विषय वस्तु टाइम हो जाएगी, न कि। जी बहुत बढ़िया बात बताई ओम प्रकाश जी ने कि मैं पढ़ता था तो केवल मेरे माइंड में ये रहता था कि मुझे आज यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, ये टॉपिक क्लियर करना है, मेरा टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं था। और हमने देखा है विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे सेट कर लिया कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, पहली सिटिंग मुझे 3 घंटे की करनी है, तो 3 घंटे से पहले हो गए घड़ी की ओर जाता है उनका बार बार ध्यान कि सर 3 घंटे हुए या नहीं हुए या नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनका विषय वस्तु से ध्यान हट जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई ओम प्रकाश जी आपने। मेरा अगला सवाल है ओम प्रकाश जी, बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या है, हमारे सामने विद्यार्थी देख रहे हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं आपसे कि पढ़ते टाइम उनको याद नहीं होता और याद भी हो जाता है तो वो भूल जाते हैं। तो बताओ ऐसी कौन सी समस्या होती है विद्यार्थियों के सामने कि वो भूल जाते हैं पढ़ते टाइम? देखो सर, ये प्रश्न तो मुझसे वैसे भी मेरे साथ ही रहे हैं, उन लोगों ने भी किया है कि हम पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं, हमको याद नहीं रहता। तो मेरा तो सबसे विद्यार्थियों से सबसे पहला यही होगा कि आपने स्टडी 3 घंटे की स्टडी, तो उसके बाद में आप देखिए कि मैंने क्या निष्पादन किया है, विषय वस्तु कितनी क्लियर हुई है मेरी, उसका आप आंख बंद करके एक चिंतन कीजिए माइंड में कि आज मैंने जो टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित कितना ग्रहण किया है, और जो ग्रहण नहीं किया है उसके लिए भी आपको चिंतन करना चाहिए। वो दोबारा देखिए विषय वस्तु को, फिर दोबारा माइंड में चिंतन कीजिए, आपकी वस्तुएं स्थायी हो जाएंगी, ये मेरा वादा है।
जी बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी, आपने बताया चिंतन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है अपनी स्टडी में। यानी विद्यार्थी ने पढ़ा और देखो कि अपना कितना परफॉर्मेंस है, हमें कितना याद हुआ, तो चिंतन जरूरी है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं ओम प्रकाश जी। मेरे सभी विद्यार्थी बहुत सबसे ज़्यादा प्रश्न करते हैं कि साहब कैसे पढ़ें, पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, नींद आ जाती है। तो ये तो तय है जब किसी विद्यार्थी को पढ़ते समय तो मन नहीं लग रहा है या नींद आ रही है या भूल रहा है, तो 100% ये तो तय है मेरे हिसाब से कि उनकी पढ़ने में रुचि बिल्कुल नहीं है। रुचि होगी तो 100% याद भी होगा, विषय वस्तु भी क्लियर होगी, बिल्कुल नींद नहीं आ सकती। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा विद्यार्थियों की रुचि सबसे पहले क्रिएट करो, और रुचि होगी मूड बनेगा, आप पढ़ोगे 100% याद होगा, और पढ़ने के बाद आप बार बार उसका दोहरान करो, अभ्यास करो। तो अगला प्रश्न है ओम प्रकाश जी मेरा आपसे कि आप जैसे किसी विषय वस्तु को पढ़ते थे तो पहले क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते थे या उसकी कंप्लीट रूप से विषय वस्तु को पूर्ण रूप में पढ़ते थे? देखो सर, मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि किसी भी टॉपिक से संबंधित आप थ्योरी पढ़िए, पहले विषय वस्तु को क्लियर कीजिए। ऑब्जेक्टिव आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर पहले ही आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं बना पाएंगे। देखो कंपटीशन होता है, उसमें विषय वस्तु पहले समझ होगी आपको, तो आप ये कि ऑब्जेक्टिव टाइप हूबहू स्वयं ही हल कर सकते हो। देखो, और इसमें तो बहुत बड़ा चैप्टर है जो समझ पर आधारित है, जैसे साइको हुई, टीचिंग मेथड। तो मैं नहीं मानता कि पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने चाहिए। मैं तो ये कहूँगा आप पहले विषय वस्तु की समझ बनाइए, उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। उससे आपका मूल्यांकन के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ना कि पढ़ने के लिए। पढ़ने थ्योरी चाहिए पहले। बहुत बढ़िया बात बताई ओम प्रकाश जी आपने। सबसे पहले तो विषय वस्तु को कंप्लीट रूप से क्लियर करो, टॉपिक को क्लियर करो। टॉपिक क्लियर होने के बाद में फिर उसका अभ्यास करो। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के द्वारा हमें फिर उसका बार बार अभ्यास करना है, मूल्यांकन करना है, जांचना है कि अपना कितना परफॉर्मेंस रहा, कितना निष्पादन हुआ। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया बात बताई। एक सवाल मेरा सबसे बड़ा है ओम प्रकाश जी, जैसे वर्तमान में बहुत से विद्यार्थी रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे रीट में दो अपने लेवल हैं, एक तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। तो लेवल फर्स्ट में तो हैं ओम प्रकाश जी अपने 5 पार्ट हैं। लेवल 2 में अपने 4 पार्ट। तो 5 पार्टों में जैसे साइकोलॉजी दोनों पार्टों में कॉमन है जो 30 नंबर की आएगी, और दोनों लेवलों में लैंग्वेज भी अपन की सेम है। तो ये तो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल ये 3 पार्ट तो सेम हो गए। रहा फर्स्ट लेवल में जैसे आपकी मैथ और पर्यावरण, और सेकंड लेवल में फिर एसएसटी या मैथ वालों के लिए मैथ और साइंस वाला पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले ये चीज़ बताइए आपको कि जैसे आपका लेवल 1 रहा, लेवल 1 में आपने 137 नंबर प्राप्त किए थे, तो जैसे 5 पार्टों में से आपने सबसे ज़्यादा टाइम किसको दिया? साइकोलॉजी को दिया, या भाषाओं को दिया, या मैथ को दिया, या पर्यावरण को दिया? किसको दिया? सर, मैं L1 में बताना चाहूँगा कि जो एक अपना पार्ट है साइको का और टीचिंग मेथड का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है सर। क्यों? साइको फर्स्ट पार्ट है, 30 नंबर का आता है, 30 प्रश्न आते हैं साइको के, और टीचिंग मेथड का भी एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो मैंने सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइको के और टीचिंग मेथड जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए सर्वाधिक टाइम दिया सर। अच्छा ओम प्रकाश जी बताइए, जैसे मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा टाइम जो देना चाहिए विद्यार्थियों को, वो सबसे पहला पार्ट है साइकोलॉजी वाला। और इसमें जो प्रश्नों को जो आते हैं, प्रश्नों की जो शैली आती है पेपर में, जो सारे प्रश्न अप्लाइड आते हैं, फैक्ट वाला एक भी नहीं मिलता। तो ऐसी वाली कंडीशन में आपने एक अप्लाइड बेस पर साइकोलॉजी कैसे तैयार की? देखो सर, किताब से आप फैक्ट चीज़ सैद्धांतिक साइको ही पढ़ सकते हो, और आपका जो L1 का जो साइको वाला हिस्सा है उसमें सैद्धांतिक साइको की कोई भूमिका नहीं है। उसमें देखो व्यवहारिक जो साइको वही आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारी व्यवहारिक साइको आपकी द्वारा तैयार की गई उसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। देखो, मैंने फर्स्ट में साइको को सेल्फ तैयार करने की कोशिश की, लेकिन उसमें क्या है कि व्यवहारिक समझ पैदा नहीं हो पाई। तो आपका जो सहयोग मिला है व्यवहारिक साइको तैयार करने के लिए, उसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। एक चीज़ बताइए, मैंने आपको नोटेट किया था जब मैं कोचिंगों में निःशुल्क क्लासेस पढ़ाता था, तो मुझे कहा कि साहब आपको रीट में ये साइकोलॉजी इस वाले बैच को पढ़ानी है, उसी बैच में आप थे। तो मैंने आपको देखा, तैयारी करते हुए देखा कि आपकी अंदर इतनी जिज्ञासा थी, इतनी रुचि थी, इतनी ललक थी कि आप आते, क्लास में बैठते
और आपको यदि याद होगा, मैं आपको टोपा वाले विद्यार्थी के नाम से आपको पुकारता था, याद है क्या आपको? बताइए। देखो सर, उस टाइम वक्त ही ऐसा था, और आप जो आपका मजाकिया लहजा है पढ़ाने के साथ में जो आप देसी लैंग्वेज यूज करते हो, उससे आपने मेरा नाम है जो टोपा वाला रखा था वो बहुत, देखो वो टाइम ऐसा ही था सर। और मैं आपसे ज़्यादा जिज्ञासु प्रश्न करता था, इसलिए आपने मुझे टोपे वाले के नाम से नाम दे रखा था, उसके लिए धन्यवाद सर। यानी मैं जब साइकोलॉजी पढ़ाता आपको तो आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न आते थे। कभी कभी क्या होता था, जैसे क्लास छोड़ दी, छोड़ने के बाद तू सीधा दौड़ा हुआ आता था, जैसे मैं जाता तो मेरे से बार बार प्रश्न करता, सर इसका क्या होगा, सर इसका क्या होगा, सर इसका। तो मैं आपको संतुष्ट करता था, बताता था कि आप इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो मैंने एक चीज़ नोटेड की आपके बारे में कि आप शुरू से ही क्रिएटिव प्रकृति के बालक थे। आपके सबसे ज़्यादा जिज्ञासा रहती थी कि ये चीज़ कैसे होगी, ये क्या है, ये क्या है, सर इसके बारे में बताइए। आप सबसे ज़्यादा प्रश्न करते थे। यही सिस्टम आपका टीचिंग मेथड में था। तो सबसे पहले तो आप एक बात बताइए कि चलो आपने साइकोलॉजी तो ऐसे तैयार की, लेकिन आपने जो 2 भाषाओं का चयन किया, बताइए ओम प्रकाश जी, 2 भाषाएं कौन कौन सी आपने सेलेक्ट की? देखो L1 में जो अपनी 2 लैंग्वेज हैं, हिंदी और सेकंड आप जो चॉइस करना चाहते हो आप संस्कृत, तो मैं हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को सलाह देना चाहूँगा कि वो संस्कृत लैंग्वेज ही चॉइस करें। क्यों? उसके 2 कारण हैं। संस्कृत लैंग्वेज है, उससे हिंदी लैंग्वेज आप कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ सकते हो और अच्छी तैयार कर सकते हो। दोनों की शिक्षण विधि आपने जो पढ़ाई थी हमारे लिए, दोनों ही की शिक्षण विधि लगभग 90% हुए हुए हैं, तो उनसे भी फ़ायदा मिलता है। तो मेरा मानना है कि हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को L1 में हमेशा हिंदी और सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत का चयन करना चाहिए। और हिंदी और संस्कृत दोनों लैंग्वेजों की ग्रामर को आप कॉम्प्रोमाइज़ करके दोनों को मिला के पढ़िए, तो आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा मिलेगा और अच्छी व्याकरण तैयार होगी। जी ओम प्रकाश जी, बहुत बढ़िया बात बताई। हिंदी और संस्कृत दोनों लैंग्वेजों का चयन यदि विद्यार्थी करेंगे तो एक चीज़ तो यह है कि दोनों में व्याकरण पार्ट है, मिलता जुलता है। और विशेषकर मैं कहना चाहूँगा टीचिंग मेथड वाला जो पार्ट है वो तो 90% मैच खाता है दोनों का, हिंदी और संस्कृत। हिंदी पढ़ ली, संस्कृत कंप्लीट, संस्कृत पढ़ ली तो हिंदी कंप्लीट। थोड़ा सा माइनर डिफरेंट है, वो थोड़ा सा अलग तैयार करना पड़ता है। तो ओम प्रकाश जी आप बताइए कि आपने टीचिंग मेथड जो तैयार किए दोनों भाषाओं के, वो किस प्रकार से पढ़े थे? देखो सर, मैं टीचिंग मेथड के बारे में बताना चाहूँगा। आपका काफ़ी सहयोग मिला टीचिंग मेथड तैयार करने के लिए, उसका मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। और टीचिंग मेथड जो आपने व्यवहारिक तरीके से जो तैयार करवाई, उससे हमारी समझ अच्छी बनी टीचिंग मेथड में। आपने जो अपनी लैंग्वेज है वो उससे बड़ा प्रभावित किया है हमको, और उससे ही शिक्षण विधियों में अच्छे मार्क्स मिले। धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा, प्रत्येक विद्यार्थी से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा रीट का जो सिलेबस है इसमें साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों का सबसे ज़्यादा अहम रोल है, क्योंकि 50% से ज़्यादा हमारा सिलेबस कवर हो रहा है। 30 नंबर की साइकोलॉजी है और सब ऑल ओवर देखा जाए तो लगभग काफ़ी नंबर की टीचिंग मेथड बैठते हैं। तो जिस विद्यार्थी ने साइकोलॉजी प्लस टीचिंग मेथड बढ़िया से कवर कर लिया, तो मैं नहीं समझता कि शायद वो सिलेक्शन से रुक जाए। पूरी उम्मीद करता हूँ कि 100% डेफिनेट उसका निश्चित रूप से सिलेक्शन की रेंज में हो जाएगा वो। तो ओम प्रकाश जी आप बताइए कि आपने ये जो तैयारी की, इसमें कौन कौन सी तो किताबें पढ़ी, कहाँ से कोई नोट्सों का आपने कलेक्शन किया या क्या पढ़े, तो विद्यार्थियों को बताएं आप। देखो सर, सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट के साइको के बारे में बताना चाहूँगा। तो आपके नोट्स से काफ़ी सहयोग मिला और मैंने गाइडों से भी चीज़ें तैयार की और आपके नोट से उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके उनसे बहुत सहयोग मिला। और हिंदी के बारे में, ग्रामर के बारे में बताना चाहूँगा। जो अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9 से 12 की ग्रामर है, व्याकरण है, उससे काफ़ी सहयोग मिलता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही अपनी रीट भर्ती को आयोजित कर रहा है, तो उससे 9 से 12 की ग्रामर है वो काफ़ी सहयोग है, फुल है। उसके बाद में हिंदी की एक बुक्स और आती है परिष्कार क्लासेज की, राघव प्रकाश जी की, उससे भी मुझे काफ़ी सहयोग मिला, उससे हिंदी अच्छी बन गई थी अपनी। संस्कृत के बारे में मैं बताना चाहूँगा। संस्कृत ने आपने साइको के साथ भी संस्कृत को स्टडी करवाई, उसकी में भी ग्रामर में भी आपका काफ़ी सहयोग रहा सर, दोनों लैंग्वेज के बारे में। जी बहुत बढ़िया बात बताई ओम प्रकाश जी आपने। यदि हमें तैयार करना है किताबें, तो एक मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक किताब को बेस बना लो, उसी को आप कई बार रट दो, कई बार पढ़ो, उसी का बार बार दोहरान करो। मैं देखता हूँ बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, 4-5 तरह की किताब
लेकर के आ जाते हैं Confusion मार्केट से पैदा होता है। और उससे कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो मैं तो ये सुझाव देना चाहूँगा विद्यार्थियों आपको कि एक गाइड या एक किताब अपना आधार बना लें और ऐसे पढ़ें, विशेषकर साइकोलॉजी को तो आप ऐसे पढ़ें अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए। तो मैंने भी इनको जितनी जैसे साइकोलॉजी पढ़ाई ना, जितना हो सके मैंने ग्रामीण परिवेश से जोड़ के उदाहरण दिए थे, समझाए थे, क्योंकि मुझे पता है विद्यार्थी की तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि उसके पूर्व ज्ञान को, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से नहीं जोड़ा जाएगा। और जब टीचर को पता होगा कि विद्यार्थियों के पास कितना पूर्व ज्ञान है, कैसा पूर्व ज्ञान है, तो ऐसा ही उसी हिसाब से वो नया ज्ञान देगा और मिल करके संज्ञान बन जाएगा, समझ में आ जाएगा विद्यार्थियों को डेफिनेट, निश्चित रूप से। तो ओम प्रकाश जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि वर्तमान युग में सोशल मीडिया का युग है, यस सर। इसमें बहुत से विद्यार्थी मोबाइल पर सबसे ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो क्या वर्तमान युग में मोबाइल उपयोगी है, और उपयोगी है तो कैसे उपयोगी है, क्या हमारे टीचिंग में ये सहायक है? तो आप बताइए इसके बारे में। सर देखो, मैं आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आज के वर्तमान टाइम में मोबाइल के महत्व को तो नकारा नहीं जा सकता। और मोबाइल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोबाइल के दो पॉइंट हैं। हर व्यक्ति, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो इसी तरह मोबाइल के भी दो पॉजिटिव और नेगेटिव दो पहलू हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, उसका कैसे सहयोग ले रहे हो। अगर आप पॉजिटिव थिंक देखोगे मोबाइल की, तो मोबाइल आज के ज़माने में बहुत ही उपयोगी संसाधन है। आप मोबाइल के द्वारा किसी भी वेबसाइट से जाकर कोई भी बुक्स, कोई भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो। और आजकल तो बहुत यूट्यूब चैनल है, जैसे सर का यूट्यूब चैनल है, तो इनसे आपको बहुत सहयोग मिल सकता है। मोबाइल पर और यूट्यूब पर आजकल मोटिवेशनल वीडियो डाले जाते हैं, तो उनसे आप देखिए, उनसे आप सहयोग लीजिए। तो निश्चित रूप से मोबाइल एक आज के ज़माने में बहुत उपयोगी साधन है, लेकिन इसके एक नेगेटिव पक्ष भी है। देखो, वो बहुत ही नकारात्मक है, और आप अगर जितना ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करें, उसको पॉजिटिव दिशा में यूज करें। बहुत बढ़िया बात बताई ओम प्रकाश जी। मेरा अगला सवाल है आपसे कि आप ये बताइए कि सिलेक्शन में कोचिंग की भूमिका होती है क्या? होती है तो कितनी होती है? क्या आपने जब कोचिंग की तो क्या कोचिंग आने से पहले किसी टॉपिक को आप पढ़कर आते थे क्या, कि ये टॉपिक सर आज पढ़ाएंगे, मुझे ये पढ़ के चलना है, या सर पढ़ाने के बाद में आप किसी टॉपिक को क्लियर करते थे? बताइए ओम प्रकाश जी। देखो सर, मैं आपने पूछा कोचिंग की भूमिका के बारे में, तो निश्चित रूप से ही मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो बगैर कोचिंग के मार्गदर्शन के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। कुछ विद्यार्थी गॉड गिफ्ट होते हैं, 1-2%, उनके बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा कि वो बगैर कोचिंग क्लासेज के मार्गदर्शन से भी अपनी सफलता हासिल कर लेते हो, लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों को मैं अपना विचार बताना चाहूँगा कि कोचिंग का मार्गदर्शन बहुत नेसेसरी है, बहुत आवश्यक है। जी बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी। अगला मेरा सवाल है आपसे। अब एक बात बताइए कि आप जब पढ़ते थे तो क्या आपके माइंड में पहले से ही कोई टारगेट फिक्स था कि मुझे 150 नंबर में से 140, 145 या 130 या 125 कितने नंबर लाने, ऐसा कोई टारगेट आपने फिक्स किया क्या? देखो सर, मैं बताना चाहूँगा, इतनी टारगेट तो फिक्स था मेरा ये उद्देश्य था कि अधिक से अधिक रीट में मार्क्स प्राप्त किए जाएं और अच्छे अंक हासिल किए जाएं, लेकिन इतना टारगेट ज़रूर था। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात बताई ओम प्रकाश जी आपने। देखिए, विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले ही अपना टारगेट फिक्स कर लेते हो कि मेरे सिलेक्शन पिछली बार जैसे 115 कट ऑफ गई है, तो इस बार हो सकता है 120 जाएगी, तो वो टारगेट फिक्स कर लेंगे मेरे 120 नंबर आने चाहिए, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। इसलिए गलत है ओम प्रकाश जी कि कभी कभी क्या होता है, कभी तो पेपर सीधा आ जाता है, कभी कठिन आ जाता है पेपर का, कभी लेवल बढ़ जाता है, कभी कैसा हो जाता है। इसलिए पहले टारगेट फिक्स नहीं करना चाहिए, और टारगेट यदि फिक्स करना है तो पूरे टारगेट फिक्स करो कि मुझे 150 में से 150 नंबर लाने, ऐसी तैयारी करें। ओम प्रकाश जी, आप बताइए, आपने साइकोलॉजी और शिक्षण विधियाँ का अध्ययन जैसे हमने कराया, संस्कृत भी हमने पढ़ाई, तो आप बताइए, इसमें 30 नंबर का सिलेबस था। साइकोलॉजी हमारे सिलेबस से 30 नंबर की, संस्कृत भी सिलेबस 30 नंबर की थी, तो आपके कितने नंबर प्राप्त हुए थे? देखो सर, मैं साइको के बारे में बताना चाहूँगा। साइको को जो 30 नंबर वाला मैटर था, उसमें से 27 नंबर थे मेरे जी, 27 और नंबर। संस्कृत में भी अच्छे नंबर थे, लैंग्वेज में 28 नंबर थे, 1-2 नंबर। और आपका टारगेट भी मैं बताना चाहूँगा विद्यार्थियों को कि इन सब्जेक्टों में आपका टारगेट भी यही होना चाहिए कि आप 30 में से 25 प्लस मिनिमम मार्क्स लाने का विचार करें।
जी बहुत बढ़िया, गजब की बात बताई आपने सर जी, बहुत बहुत बढ़िया। आपने कहा कि देखिए हमारा टारगेट, हम क्या करते हैं, पहले विद्यार्थी सोच रहे थे साइकोलॉजी से 20 नंबर आ जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं साइकोलॉजी का जो पेपर आता है ना, बाकी में स्तरीय आता है, और साइकोलॉजी में वही विद्यार्थी सबसे ज़्यादा नंबर ला पाएगा जो खुद व्यवहारिक तौर पर ढाल करके पढ़ेगा साइकोलॉजी को, कि मुझे तो ये पढ़ना है, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं उसको व्यवहारिक जीवन में लाओ, यानी खुद को जीवन जीना पड़ेगा साइकोलॉजी से। वही स्थिति शिक्षण विधियों की है। शिक्षण विधियों में हमें क्या करना है, अपने आप को ऐसे ढाल के पढ़ाना है, ऐसे समझना है, जैसे मान लीजिए मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे जैसे हिंदी या संस्कृत की शिक्षण विधियाँ पढ़नी है तो मुझे ऐसे पढ़ना है, ऐसे इस तरीके से पढ़ना है कि मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मैं विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, पूरी तरह से डूब जाना है उसमें, पूरी तरह से अपने अप्लाई करना है, बिल्कुल बिल्कुल, तब जा करके विद्यार्थी बढ़िया तरीके से तैयारी कर पाएगा। तो मेरा अगला सवाल है ओम प्रकाश जी कि आप एक चीज़ मैंने देखी है कि जो 150 प्रश्न आएंगे हमारे रीट में, यस सर, आपके टाइम पर भी 150 प्रश्न आते थे, 150 नंबर के, तो आप एक बात बताइए, लगभग विद्यार्थी 125 120 तक तो पहुंच जाता है 150 में से, लेकिन बचे हुए 10 से 15 20 प्रश्न जो होते हैं उनमें बड़ी समस्या आती है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहूँ, उनमें विद्यार्थियों को रिस्क लेनी पड़ती है, और रिस्क भी उसमें ये होती है ओम प्रकाश जी कि जैसे हमें पता है 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 विकल्प मिलते हैं किसी प्रश्न के। अब 2 विकल्पों का तो हम निर्धारण कर लेते हैं कि ये तो नहीं होंगे, बचे 2 विकल्प। अब 2 विकल्पों में से कैसे चयन करें कि ये वाला सही है, तो उसके ऊपर क्या बताओ, आपने कोई रिस्क ली, ऐसी समस्या कि आपके सामने आई? देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो L1 का बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें ऐसे प्रश्न बहुत हैं, जैसे आपके साइको में, टीचिंग मेथड में, कि आप फर्स्ट बार में देखोगे तो आप 2 विकल्प को तो नेगलेक्ट कर दोगे, लेकिन 2 विकल्प ऐसे सेम होते हैं जिनके आपके ऊपर द्वंद्व शुरू हो जाता है। मेरे सामने भी समस्या आई जब मैंने रीट की एग्ज़ाम दी थी, तो मैंने लगभग 125-130 प्रश्न लगभग फर्स्ट बार में अटेम्प्ट कर लिए थे, लेकिन उसके बाद में जो और बचा पेपर था उसमें यही समस्या आई कि उसमें 2 ऑप्शन में से मुझे एक चॉइस करना था। तो इसमें पहली भूमिका तो ये रहती है कि आप प्रश्न के जो 2 ऑप्शन में से जिस विकल्प पे आपका पहली बार ध्यान गया तो उसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, जिस पर पहली नज़र पड़े वही प्रश्न की सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बताई, बहुत बढ़िया। ऐसा होता है कि जैसे हम 4 विकल्प हैं, 2 को तो अब इग्नोर कर देंगे, ये तो नहीं हो सकते, बच्चे 2। अब 2 में से जिस पर यदि हमारी पहली नज़र गई है, पहली बार हमें लगा कि ये सही हो सकता है, तो मैं मानता हूँ, मेरा जो मानना है ना, उसकी संभावना सबसे ज़्यादा होगी। और यदि आपने उसमें ज़्यादा दिमाग लगा दिया, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो फिर निश्चित रूप से आप गलत करके आओगे ऐसी वाली स्थिति में। बहुत बढ़िया बात बताई ओम प्रकाश जी। हमारे विद्यार्थियों की ओर से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपसे बड़ी जिज्ञासा है विद्यार्थियों की। विद्यार्थी इस बात को आपसे पूछना चाहते हैं कि पढ़ते टाइम हमारे ऊपर कभी कभी नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं, पता नहीं कितने पढ़ने से सिलेक्शन होगा, पता नहीं मैं इतना पढ़ रहा हूँ सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरे बढ़िया नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऐसे जो कभी कभी विद्यार्थियों के बीच में नकारात्मक विचार आ जाते हैं, तो कैसे दूर करें, और क्या आपको तैयारी करते टाइम ऐसे नकारात्मक विचार हावी हुए थे, और हुए तो बताओ कैसे दूर किया आपने? देखो सर, मैं बताना चाहूँगा, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। मैं उस वक्त तैयारी करता था, उस वक्त मेरे दिमाग में भी विचार आए थे, मैं अच्छा पढ़ता था, फिर भी मेरा विचार आता था कि तेरा सिलेक्शन शिक्षक में होगा या नहीं होगा। तो ये मैं मानता हूँ सभी विद्यार्थियों के ये विचार आते होंगे कि अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपकी शिक्षण विधियों की और साइको की जो समायोजन की युक्तियाँ आपने जो पढ़ाई, उनसे मुझे काफ़ी सहयोग मिला। उनको मैंने अपने दैनिक जीवन में उतारा, और जब मैं मानसिक तनाव से कभी ग्रसित होता तो उन समायोजन युक्तियों से, रक्षात्मक युक्तियों से अपना तनाव मेंटेन करने की कोशिश करता था। तो ये नेगेटिव विचार हैं, ये आप पर हावी नहीं होने देना है आपको, और आपको पॉजिटिव थिंक रखनी है कि मुझे सिलेक्शन होगा मेरा, और आप मेहनत करोगे तो मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहूँगा कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया बात बताई कि तनाव हमें बिल्कुल नहीं लेना। नकारात्मक विचार भी यदि हमारे अंदर आ जाएं तो अपने माता पिता को याद कर लो कि पता नहीं वो कैसे, किस धूप में कैसे कार्य कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, अचानक आपका माइंड सही हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया बात बताई, हताशा नहीं होना है, तनाव नहीं लेना है पढ़ते टाइम बिल्कुल। आप मुझे एक
भी ऐसा इतिहास में नाम गिना दो कि तनाव करने से, टेंशन करने से किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन हो गया। यदि होता ना, फिर तो हर विद्यार्थी कोचिंग नहीं जाता, किताब नहीं खरीदता, फिर तो घर बैठ करके वो तैयारी करता, समाधि लगा लेता, घर वालों से कहता कि हट जाओ, मैं बैठ करके टेंशन कर रहा हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बताओ आज तक किसी का सिलेक्शन हुआ है क्या? एक ही विद्यार्थी का ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। ओम प्रकाश जी, मेरा अगला सवाल है आपसे, अंतिम सवाल है, आप बताइए अपनी ओर से कि रीट की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे बहुत सारे प्रतियोगी, तो इनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे जिससे कि वे भी आपकी तरह शिखर पर पहुंच सकें? देखो सर, मैं आप अपने प्रिय विद्यार्थियों को एक बात बताना चाहूँगा कि आप रीट की प्रतीक्षा मत करो कि रीट कब आयोजित होगी, हम तभी तैयारी शुरू करोगे। आप 2-3 महीने में सिलेक्शन नहीं ले सकते, और आपको एक इतना भी इजी नहीं है। आज L1 में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, विद्यार्थी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको शुरू से ही, अब से ही, आज से ही तैयारी करनी चाहिए और आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए। क्यों, रीट में कुछ ऐसी व्यवहारिक चीज़ें जो आपको समझने में टाइम लग सकता है। तो इससे मेरे विद्यार्थियों को यही संदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी से, वर्तमान से रीट की प्रतीक्षा न करते हुए और अपनी तैयारी शुरू करें। और रीट लगभग जल्दी ही आयोजित करेगी सरकार, वो सरकार की पृष्ठभूमि है, वो कब आयोजित करे, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। देखो, मैं ये सब मैसेज देना चाहूँगा विद्यार्थी। बहुत बढ़िया बात बताई सर जी आपने, तो बहुत बढ़िया बात तो आपने ये बताई कि हमें रुकना नहीं है। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि साहब अभी से सिलेबस नहीं आया है, अभी तो वैकेंसी नहीं आई है, अभी से तैयारी कैसे कर रहे हैं, इसी उलझन में होते हैं। लेकिन उन विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में 10 से 15 लाख विद्यार्थी रीट की एग्जाम में बैठेंगे, परीक्षा देंगे, उनमें से जितनी वैकेंसी होंगी उससे तो कई गुने अनुपात में आज भी यदि हम देखें ना, तो इतनी बढ़िया लेवल की तैयारी, इतना कॉन्फिडेंस है विद्यार्थियों में जी भर के। बिल्कुल सर, इतना मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद ने नोटेड किया है, लोगों को देखा है, इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस कि आज भी यदि एग्जाम हो जाए ना तो आज भी शिखर पर आएंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, बिल्कुल इतनी बढ़िया तरीके। तो ऐसी स्थिति में बताओ, जैसे एक तो ऐसा विद्यार्थी जिसने सिलेबस पूरा कर लिया है, 2-3 बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया रीट का, और एक ऐसा विद्यार्थी जो वैकेंसियों का इंतजार कर रहा है कि वैकेंसी आएंगी तब चालू करेंगे, सिलेबस आएगा तब चालू करेंगे तैयारी। तो बताओ ऐसी स्थिति में आगे कौन निकलेगा? जिसने पहले सिलेबस कर लिया। तो मैं विद्यार्थियों आपसे यही कहना चाहूंगा, इंतजार मत कीजिए, एग्जाम 100% होगी, आपका सिलेबस भी निर्धारण होगा, सिलेबस के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपको बता दूं, 2 पेपर 100% होंगे। पहला पेपर रीट वाला होगा, पात्रता परीक्षा के रूप में होगा, जिसका सिलेबस वही रहेगा जो है निर्धारित है, जिसमें 5 पार्ट दे रखे हैं L1 में, लेवल 2 में 4 पार्ट दे रखे हैं। और रहा सेकंड पेपर जो होगा, दोनों लेवलों का भी सेकंड पेपर होगा, और उसमें जो सिलेबस का जो है, जैसे पुराना जो पैटर्न था 2012-13 वाली भर्तियों में, वो ये था जैसे लेवल 2 है तो लेवल 2 में 40 प्रश्न 40 नंबर के राजस्थान जीके के आते थे, 40 प्रश्न हमारी साइकोलॉजी के आते थे 80, और 60 प्रश्न जो ग्रेजुएशन के आधार पर जो सब्जेक्ट निर्धारण होता था उसमें से आते। तो ये सेकंड लेवल का सेकंड पेपर का सिलेबस था। इसी प्रकार से जैसे आपके फर्स्ट लेवल का सिलेबस था पहले, उसमें राजस्थान जीके भी आती थी, ठीक है ना, और साइकोलॉजी भी आती, सब्जेक्ट भी आते, तो सिलेबस तो वही रहेगा। इसलिए विद्यार्थियों में आपसे कहना चाहूँ, कन्फ्यूजन ना हो, बहुत जल्दी वैकेंसी आएंगी आपकी, बहुत जल्दी सिलेबस का निर्धारण होगा, और मेरा जहाँ तक मानना है कि 2 पेपर निश्चित रूप से होंगे। और ओम प्रकाश जी, और क्या कहना चाहोगे आप? सर, मैं वीडियो समाप्त होने से पहले अपने विद्यार्थियों को मैसेज दूंगा। अभी कुछ दिन पहले अभी मेरे पास एक सूचना मिली थी, माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि L1 में बीएड वाले विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। तो इस बात में मैं विद्यार्थियों की जो विडंबना है उसको दूर करना चाहूँगा कि L1 में देखो, BSTC जो एक शिक्षक पात्र कोर्स है, उसका एक ही ऑप्शन है उनके लिए L1, जबकि बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए कई ऑप्शन है। वो L2 में भी जा सकते हैं, वो सेकंड ग्रेड में भी जा सकते हैं, वो लेक्चरशिप में भी जा सकते हैं। तो मैं इस चीज़ की बताना चाहूँगा विद्यार्थियों को कि ये सही नहीं है और ये आगे लागू नहीं होगा। इससे भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका विरोध हम भी करेंगे अपने स्तर से सर, और ये एक कमेटी बनाएंगे इसके लिए, अगर ऐसा भविष्य में हुआ तो। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे इससे
मानसिक तनाव नहीं लें कि बीएड वाले विद्यार्थियों को L1 में शामिल नहीं किया जा सकता। इस तरह का मैटर एक पिछली बार भी आया था, उसमें भी हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश महोदय ने निर्णय दिया था कि L1 में बीएड वाले विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया जा सकता। जी, बहुत बढ़िया बात बताई ओम प्रकाश जी, आपने हमें इतना अमूल्य टाइम दिया, उसके लिए पुनः मैं आपको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी।